स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, गाजी बाबा, जिसे कश्मीर का ओसामा कहा जाता था, मसूद अजहर का नंबर 2 कहा जाता था, ये कहा गया जिसके मारे जाने के बाद कि जैश ए मोहम्मद की कमर टूट गई है। लेकिन आखिर कैसे कश्मीर वैली में BSF ने अपना ये सबसे बड़ा ऑपरेशन किया था? 5 लाख रुपए में खरीदे गए उस कमरे के अंदर जो ड्रेसिंग टेबल थी, उसके जो कांच के पीछे एक सीक्रेट रूम है, इसके बारे में BSF को कैसे पता चला? ये सारी टिप कहाँ से मिली थी? अभी एक मूवी आने वाली है इमरान हाशमी की, जिसका नाम है ग्राउंड ज़ीरो। उसमें इमरान हाशमी किरदार प्ले कर रहे हैं NN दुबे का। सर NN दुबे, जो कि उस समय BSF के कमांडेंट थे, जिन्होंने गाजी बाबा को ख़त्म किया था। तो आखिर कैसे ये पूरा ऑपरेशन किया गया है, ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं। और ये भी आपको बताने वाले हैं कि कैसे पार्लियामेंट अटैक का मास्टरमाइंड कहा जाता था गाजी बाबा को, लेकिन पार्लियामेंट अटैक के होने से पहले ही एक बार गाजी बाबा को ख़त्म किया जा सकता था, फिर भी वो प्लान कैसे कैंसिल हुआ। इस तरह की कई सारी जानकारियाँ, कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे आज इस वीडियो में मिलने वाली हैं। पूरा ज़रूर देखिएगा और कनेक्ट हुई हमारे साथ टेलीग्राम के ग्रुप पर, फैक्ट्स विद वरुण जौहरी। वहाँ पे हमारी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है। वहाँ पे हम कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, फैक्ट्स जो हैं वहाँ पे शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ पे आइए, आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं बातचीत करने के लिए। और अब शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो गाजी बाबा, जिसका असली नाम था राणा ताहिर नदीम, लेकिन इसे कई सारे और नामों से ही बुलाया जाता था, जैसे जिहादी, शहबाज खान, अबू हिजरत। ये जो आतंकी था, ये आता था पाकिस्तान के बहावलपुर से। स्कूलिंग इसकी पाकिस्तान के बहावलपुर में ही हुई। 80s का दशक बताया जाता है जब ये पाकिस्तान से अफगानिस्तान गया, और जो हेकमतयार था उसके मुजाहिदीनों के साथ वहाँ पे रहा, गुलबुद्दीन हेकमतयार के साथ में। वहाँ पे उसकी तरफ से लड़ाई भी की इसने। अफगानिस्तान से वापस जब पाकिस्तान आया तो यहाँ पे आके ये इम्प्रेस हो चुका था मौलाना मसूद अजहर से, क्योंकि मौलाना मसूद अजहर, जो कि उस समय जनरल सेक्रेटरी था हरकतुल अंसार का, और उसका जो काम था, कैसे वो भारत के ऊपर जो अटैक्स हैं उनको प्लान करने लगा था, उस समय से ही प्लानिंग शुरू कर दी थी। इससे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ ये गाजी बाबा, जो कि उस समय जिसका नाम था राणा ताहिर नदीम। तो ये जब मसूद अजहर के साथ आया तो इसके बाद बताया जाता है कि गाजी बाबा को डिप्टी कमांडर बना दिया गया हरकतुल अंसार का। इस दौरान मौलाना मसूद अजहर का भारत आना हुआ। भारत जब आया मसूद अजहर, पहली बार ही आया था और इस बार उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। 1994 फरवरी की ये बात है। कश्मीर के अनंतनाग से इसको गिरफ्तार किया गया। अब मसूद के गिरफ्तार होने के बाद गाजी बाबा का अकेला काम था कि कैसे भी करके, किसी भी कीमत पर मसूद को जेल से रिहा कराना है भारत के। इसके लिए इसने कई सारी अलग अलग चीज़ें की। ये POK से, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से वैली में आता है, कश्मीर के अंदर दाखिल होता है। वहाँ पे आके इसने अपने ग्रुप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। अब एक पाकिस्तानी मिलिटेंट, एक पाकिस्तानी टेररिस्ट जो कि भारत आ चुका था, कश्मीर वैली के अंदर अपना ग्रुप बनाने लगा था, और उसका एक ही उद्देश्य था, मौलाना मसूद अजहर को जेल से रिहा कराना। इसके लिए मसूद अजहर को रिहा कराने के लिए गाजी बाबा ने कई सारे ऑपरेशंस किए, कई सारे ऐसे मिशंस को अंजाम दिया, जिसमें एक बार इन्होंने 1994 में ही 2 फॉरेन टूरिस्ट को किडनैप कर लिया था, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के चलते उनको छोड़ना पड़ा। इसके बाद इसने अपना एक फ्रंट बनाया, मतलब एक अल फरान नाम से हरकत को नाम दिया, हरकतुल अंसार को नाम दिया जुलाई 1995 में अल फरान। और इस आतंकी संगठन के साथ में 6 फॉरेन टूरिस्ट को एक बार फिर से किडनैप किया कश्मीर के पहलगाम से। ये सारी चीज़ें लगातार कर रहा था कश्मीर के अंदर, जिससे कि कैसे भी करके मसूद अजहर को छुड़ाया जाए। इसके बाद अगर आप देखें तो चाहे दिल्ली से किडनैपिंग हुई हो फॉरेन टूरिस्ट की, चाहे कश्मीर से हुई हो, इसके अलावा कश्मीर में जिस जेल में था मसूद अजहर, वहाँ से जो डिग करके टनल को निकालने की उसकी कोशिश थी, वो भी सब, ये प्लान जितने भी थे, गाजी बाबा ही करता था। गाजी बाबा इस तरह का एक आतंकी था जो कि कश्मीर के अंदर जो 2 कार बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2001 और 2000 में, उसके पीछे भी यही शख्स था। फिदाइन अटैक जितने हुए जम्मू कश्मीर में, उनके पीछे भी यही होता था। लेजिस्लेटिव असेंबली पर जो अटैक हुआ 2001 में अक्टूबर के अंदर कश्मीर में, वो भी गाजी बाबा ने ही करवाया था। तो आप सोच सकते हैं इसका कितना एक खतरनाक ये टेररिस्ट जो था वो होता जा रहा था भारत के लिए। अच्छा, इसके बाद मसूद अजहर को छुड़ाने का जो प्लान था, 3 बार करीबन ये लोग फेल हुए, लेकिन इसके बाद जो इन्होंने प्लान किया था, जो आप सभी जानते हैं, कंधार हाईजैकिंग जो हुई थी प्लेन की, इंडियन एयरलाइंस का विमान IC-814, उसको हाईजैक किया गया। इस हाईजैकिंग के पीछे नाम आया गाजी बाबा का। ये बताया गया कि ये जो ब्रेन था इसके पीछे, जो आइडिया था, वो निकला था यहीं से। ये जब चीज़ हुई, आप सभी जानते हैं इसके बाद क्या हुआ था, मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था, इसको रिलीज़ किया गया। मसूद अजहर इसके बाद बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुका था गाजी बाबा के इन एक्ट से, इन सारी चीज़ों से, जिस तरह से वो स्ट्रैटेजाइज करता था चीज़ों को, जिस तरह से एक्ट करता था। जैश ए मोहम्मद का कमांडर इन चीफ इन जम्मू एंड कश्मीर बना दिया जाता है गाजी को। मसूद अजहर ने गाजी बाबा को जम्मू कश्मीर के अंदर जैश ए मोहम्मद का कमांडर इन चीफ बनाया। इसके साथ ही जितनी भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होंगी पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, उनका भी कोऑर्डिनेटर बनाया।
अच्छा, इसके साथ ही गाजी बाबा को रुकने के लिए कहा गया कि आप अब कश्मीर में ही रुकेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कई सारे ऐसे प्लान्स हैं जो कर रहे हैं भारत के अगेंस्ट में। आपको टारगेट करना है अक्रॉस इंडिया कई सारी जगहों को, और सारी प्लानिंग आपको कश्मीर में यहीं से रहकर करनी है अपने अलग अलग बेसिस से। ये सारी चीज़ें ये लोग कर चुके थे, और इनमें से एक इनका अटैक जो था वो ये प्लान कर रहे थे भारत की पार्लियामेंट के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। देखिए, स्टडी IQ के काफ़ी सारे कोर्सेज जो आपके लिए अवेलेबल हैं UPSC की आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए, वो आपको सभी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप या आपके फैमिली में कोई, आपके पहचान में कोई भी UPSC की अगर तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, IAS IPS ऑफिसर बनना चाहते हैं, ये सारे कोर्सेज, ये सारे बैचेज आपके लिए हैं। ये आपकी सफलता को आपके करीब लाते हैं, आपकी तैयारी को मजबूत बनाते हैं। प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर मेंटरशिप, प्रॉपर फैकल्टीज़ के साथ, बेस्ट फैकल्टीज़ इंडिया के आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। और यकीन मानिए, इन कोर्सेज़ के साथ आप अपनी तैयारी को उस मुकाम तक ले जाते हैं जहाँ पे आप भारत की उन्नति और प्रगति में अपना योगदान दे पाएँ। ये सारे कोर्सेज़, इन पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा VJ लाइव कोड लगाने से। और ये कोड आप जब लगाएंगे तो आपका कोड है, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ हमारी बहुत सारी विशेष मिलती हैं, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ हम हमेशा रखते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर मिलेगा, वहाँ पे भी आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कोड की, किसी भी कोर्स की, और उस पर एक कोड लगा सकते हैं VJ लाइव अपने सबसे बड़े डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए। तो ज़रूर ऐसा करिएगा। सारे अवेलेबल आपके लिए बैचेज हैं, जल्दी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अब शुरुआत करते हैं आपके इस एपिसोड की। गाजी बाबा मसूद अजहर के बाद नंबर 2 माना जाने लगा था जैश की हिराकी में। उसे कहा जाता था कि अगर मसूद के बाद कोई है तो वो गाजी बाबा ही है। और इसके कई सारे कारण थे। बताया जाता है कि कश्मीर में रहते हुए वो अपने अलग अलग हाइडआउट्स में तो रहता ही था, लेकिन वो इतना बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट था, किसी भी प्लान को करने के लिए उसी से बातचीत की जाती थी, उसी का गाइडेंस लिया जाता था। दूसरी चीज़, माउंटेन गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो हैं उसमें बहुत ही अव्वल था। इसके अलावा हॉस्टेजेस को बंधक बनाने के लिए, जो बंधक बनाने के लोगों को, उसमें उसने काफ़ी महारत इस तरह की हासिल कर रखी थी कि आए दिन वो किसी न किसी सोल्जर को, किसी न किसी सैनिक को हमारे, उन्हें या तो टारगेट करता था या उन्हें बंदी बना लेता था। ये सारी चीज़ें कश्मीर के अंदर लगातार रहकर, साल ये 2000 और 2001 के आसपास की बात है, गाजी बाबा यहाँ पे करे जा रहा था और कर रहा था। पहला इसने अपना हाइड आउट जो था वो बांदीपुर में था इसका, उसके बाद गांडरबल में उसने वहाँ पे अपना शिफ्ट कर दिया हाइड आउट, यहाँ पे रहने लगा। इसके बारे में कहते हैं इतना रूथलेस ऑपरेटर था ये कि किसी को भी मारने से पहले दूसरी बार नहीं सोचता था। अगर उसे लग गया कि कोई कहीं पे ऐसा है जो कि इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स के संपर्क में है, कहीं कोई इन्फॉर्मर निकल सकता है, और ऐसा उसने किया भी कई बार। इंडियन सिक्योरिटी ऑफिसर्स जो थे, चाहे BSF के हों, चाहे इंडियन आर्मी के हों, अगर वो कश्मीर वैली में वहाँ पे उनका कोई इन्फॉर्मर है और गाजी बाबा को उसके बारे में पता चल गया तो वो बहुत ही ब्रूटली उन्हें मारता था। तो ये सारी चीज़ें उसके बारे में कही जाती थी। और ये 2000 और 2001 के आसपास की बात है, जब इंडियन सिक्योरिटी जो फोर्सेस थी वो ये समझ चुकी थी कि सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए, एक बहुत ही सीरियस थ्रेट इस समय कश्मीर वैली के अंदर जो है वो है गाजी बाबा, क्योंकि ये करीबन अपनी 300 जिहादियों की एक आर्मी इसने बना ली है। वो जो ग्रुप जो ये बनाने के लिए आया था पाकिस्तान से कश्मीर में, 300 जिहादियों का हो चुका था, और ये सभी काम कर रहे थे लगातार भारत के अगेंस्ट में। सिक्योरिटी फोर्सेस को आए दिन इनकी वजह से नुकसान झेलना पड़ता था। ये सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये वो शख्स था गाजी बाबा जो कहता था कि मैं कश्मीर के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, कश्मीर के लिए लड़ रहा हूँ, कश्मीर के लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। उसे कश्मीर के लोगों पर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि उसके जो 4 बॉडीगार्ड हुआ करते थे, पर्सनल बॉडीगार्ड्स, उनमें से एक भी कश्मीरी नहीं था। जो भी जिहादी इसके साथ जुड़े थे उनमें से एक भी कश्मीरी जिहादी को इसने अपना बॉडीगार्ड नहीं बनाया था। सारे के सारे जो हुआ करते या तो पाकिस्तान से थे या अफगानिस्तान से आते थे। तो इस तरह का एक शख्स था। खैर 39 साल करीबन की, 39 ईयर्स की करीबन एज बताई जाती है। शादी भी हो चुकी थी, बांदीपुर के एक लड़की से शादी हो चुकी थी। गाजी बाबा की एक बच्चा भी था। इस समय ये जो शख्स था, ये तो कभी कश्मीरियों के लिए हित में उसने बात नहीं की, लेकिन कश्मीरी कई सारे ऐसे थे जो गाजी बाबा को अपना बहुत क्लोज, बहुत करीबी मानते थे। ऐसा ही एक शख्स था मोहम्मद सफ़ी। मोहम्मद सफ़ी के बारे में बताते हैं कि उसने एक घर लिया करीबन 1996-1997 के आसपास में 5 लाख रुपए में, और इस घर को लिया ही इसलिए गया था मोहम्मद सफ़ी के द्वारा जिससे कि ये गाजी बाबा का एक हाइड आउट, एक सेफ हाउस बन पाए, एक सीक्रेट बेस बन पाए। ये घर उसने इसलिए लिया क्योंकि पहले से ही मोहम्मद सफ़ी काफ़ी सिंपथाइज़र उसको माना जाता था जो मिलिटेंट्स थे उनके लिए। इनफैक्ट उसका खुद का जो नेफ्यू था जिसका नाम था हिलाल अहमद डार, वो खुद बटालियन कमांडर था हिजबुल मुजाहिदीन का। तो ये सारी चीज़ें थी। ये ऐसे कई सारे लोग होते हैं जिनको आप स्लीपर सेल भी कह सकते हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि ये टेररिस्ट को लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं, इस तरह के काम करते हैं वैली के अंदर। तो ये लोग होते हैं। तो ये एक ऐसा शख्स था मोहम्मद सफ़ी। इसने अपना एक घर जो था वो गाजी बाबा को दिया, और गाजी बाबा यहीं पे उस गांडरबल के अंदर अपनी फैमिली के साथ में इसके घर में रहता था।
इस घर के अंदर ये दिखने में एक आम घर जैसा ही था, लेकिन असल में यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि एक ड्रेसिंग टेबल थी, उसका जो कांच था उस कांच के पीछे से एक रूम का गेट निकाल रखा था। यानी कि अगर आप उस कांच को देखें वो आपको आम ड्रेसिंग टेबल जैसा लगेगा, लेकिन जैसे आप उसके पास जाएंगे, उसको खोलेंगे तो एक रूम खुलेगा। यहाँ गाजी बाबा अपने सेफ हाउस में एक हाइड आउट सीक्रेट हिडन रूम के अंदर रहता था हमेशा, और अंदर लगा हुआ था एक मॉनिटर टीवी जिसका कनेक्शन था बाहर सारे के सारे जो कैमराज लगे थे, सीसीटीवीज लगे थे, उनसे जो भी बाहर मूवमेंट हो रहा है वो अंदर बैठ के देख सकता था। इनफैक्ट उसके रूम के बाहर भी वो लोगों को देख सकता है, लेकिन कोई अंदर उसे नहीं देख सकता क्योंकि वो कांच जो था वो इस तरह का लगा हुआ था। तो एक ऐसा घर था, इसी घर के अंदर मोहम्मद शफी के गाजी बाबा रह रहा था। कश्मीर के अंदर हिजबुल के ऊपर अब जैश को माना जाने लगा था कि एक मेन टेरर आउटफिट जो है कश्मीर वैली के अंदर वो जैश ए मोहम्मद है। इस दौरान बीएसएफ ने भी अपने कई सारे ऑफिसर्स को यहाँ डिप्लॉय कर दिया, तैनात हो गई थी बीएसएफ पूरी कश्मीर घाटी में आतंकी विरोधी अभियानों को चलाने के लिए, क्योंकि लगातार यहाँ पे इस तरह की हरकतें जो थी, इस तरह के अटैक जो थे वो गाजी बाबा के द्वारा किए जा रहे थे। तो इस पर लगाम लगाने के लिए बीएसएफ ने अपने कई ऑफिसर्स को, सीनियर ऑफिसर्स को यहाँ पे तैनात किया। इसके साथ एक और चीज़ क्या की गई थी कि बीएसएफ ने अपनी जी डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस विंग, एक खुफिया विभाग, इस तरह से यहाँ पे उस शाखा को बनाया था कि जिससे कई सारी इंटेल्स, कई सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बीएसएफ को पता लगे गाजी बाबा के लिए या बाकी इस तरह के और टेररिस्ट की। इसी में एक ऑफिसर हुआ करते थे बीएसएफ के, नरेंद्र नाथ दुबे सर। नरेंद्र नाथ दुबे जो कि 61 बीएसएफ बटालियन के उस समय कमांडेंट हुआ करते थे, अपनी सेकंड पोस्टिंग पर थे वैली के अंदर। एक दिन उन्हें सडनली कॉल आता है। ये कॉल था उनके कमांडिंग ऑफिसर का, और उन्होंने कहा कि आप फौरन मेरे दफ्तर में आइए। जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं नरेंद्र नाथ दुबे, एनएन दुबे, ये देखते हैं वहाँ पे कि जम्मू कश्मीर की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स के, जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी के जो चीफ हैं सुनील कुमार, वो वहाँ पे मौजूद हैं। सुनील कुमार बताते हैं एनएन दुबे को कि दरअसल हमारे पास एक सोर्स है जिसके पास एक्सेस है गाजी बाबा तक का, वो हमें गाजी बाबा तक पहुँचा सकता है और हम उसे पकड़ सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। दरअसल ये जो सोर्स था वो कौन था, जो गाजी बाबा के हाइडआउट्स पे खाना ले जाता था, यानी कि वो राशन सप्लाई करता था, बेसिकली कई बार खाना सप्लाई करता था ऐसे हाइडआउट्स पर जाके। जो जैश ए मोहम्मद का उस समय कमांडर हुआ करता था कश्मीर के अंदर, गाजी बाबा उसके और उसके लोगों के लिए। तो ये जो सोर्स था, सुनील कुमार कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि उस फूड में, उस खाने के अंदर जो ये शख्स है हमारा सोर्स है, वो सेडेटिव्स मिला देगा, वो कुछ नशीली पदार्थ मिला देगा, और इसके बाद जैसे ही ये गाजी बाबा इसको खाएगा उसके बाद में हम इस हाइड आउट पर अटैक कर देंगे, एक तरह से वहाँ पर रेड कर देंगे, उसे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ये जो पूरा प्लान था ये पूरी तरह से रेडी था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, सोर्स भी हमारे पास में था। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि एसओजी के अंदर, जम्मू कश्मीर की पुलिस स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स के अंदर एक ऐसा कोई मोल था जिसने ये बात जाके गाजी बाबा तक पहुँचा दी। जिस शाम को ये ऑपरेशन करना था, ये ऑपरेशन ख़त्म किया जाता है क्योंकि गाजी बाबा वहाँ पे था ही नहीं। जब रैकी की गई पता चला कि वो तो वहाँ पे है ही नहीं, उस सोर्स ने आके खुद ये बात बता दी थी। ये अच्छा खासा एक बड़ा ऑपरेशन हो सकता था, गाजी बाबा को इसी समय ख़त्म कर दिया जा सकता था, लेकिन ये ऑपरेशन एक गद्दार की वजह से फेल हो जाता है। और ये वो टाइम था जिसके 5 महीने के बाद में, यानी आप ये देखिए जुलाई की बात है, जुलाई 2001 की, इस ऑपरेशन के 5 महीने के बाद में जब इसको अबॉर्ट किया गया है, 5 महीने बाद पार्लियामेंट पर राजधानी दिल्ली में गाजी बाबा ने अटैक किया। दरअसल इस समय गाजी बाबा पार्लियामेंट अटैक की पूरी प्लानिंग कर चुका था और इसके काफ़ी सारे सामने सबूत आते हैं। देखिए, इस समय बताया जाता है कि एक टेररिस्ट हुआ करता था तारिक ने पहली बार मोहम्मद अफजल को, जिसको अफजल गुरु कहा जाता है, उससे मिलवाया था गाजी बाबा से। पहलगाम के जंगलों में एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप था, वहाँ पे मिलवाया। 12 अपने बॉडीगार्ड्स के साथ में वहाँ पे था गाजी बाबा, और पहली बार अफजल गुरु गाजी बाबा से मिल रहा था। इसके साथ ही गाजी बाबा ने अफजल गुरु को यहाँ पे पहली बार मिलने पर ऑडियो, कुछ कैसेट्स, कुछ किताबें जैश ए मोहम्मद की वो दी। उसने बाकी जो 2 ऐसे आतंकी थे, जिसमें राणा और हमजा जिनका नाम था, जिन्होंने दोनों ने अटैक किया था, 5 ऐसे टेररिस्ट आए थे पार्लियामेंट पर अटैक करने के लिए, उनमें से 2 ये भी थे। तो इन सबको एक्सप्लोसिव्स, AK-47 ग्रेनेड्स और ग्रेनेड लॉन्चर अटैक के लिए देने वाला गाजी बाबा ही था। मास्टरमाइंड इसको कहा गया पार्लियामेंट अटैक का। और ये सिर्फ इस तरह से सामने नहीं आया था कि इसने, जो बाद में अफजल गुरु ने चीज़ें बताई हैं, जो दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स थे जिन्होंने बाद में पार्लियामेंट अटैक की पूरी जांच की है, उन्होंने भी एक ही शख्स का नाम सामने बताया था कि मेन कॉन्स्पिरेटर, की कॉन्स्पिरेटर इस पूरे अटैक का था गाजी बाबा, जो कि कश्मीर से ही बैठ के भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर उसने ये अटैक कराया है। खैर, इसके बाद आप सभी जानते हैं दिसंबर 2001 में ये अटैक हुआ था। थ्रेट परसेप्शन जो था जैश ए मोहम्मद का या किसी भी आतंकी संगठन का, वो भारत के लिए पूरी तरह, हमारी एजेंसीज के लिए बदल गया था, क्योंकि किसी ने ये नहीं सोचा था कि कोई कभी भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के ऊपर भी अटैक कर सकता है। और अटैक के बाद ये करना क्या चाह रहे थे, वहाँ पे देश के सारे बड़े मंत्रियों को
बंदी बना के रखा जाता, उसके बाद क्या से क्या हो सकता था वो आप सभी जानते हैं। तो खैर ये सारी जब चीज़ें सामने आई और देखा गया कि गाजी बाबा का नाम ही सबसे ऊपर आ रहा है, यहाँ तक कि अफजल गुरु का तो ये तक कहना था जब वो पकड़ा गया था, उसने कहा कि कैडर के जो लोग हैं यानी जो जितने भी जिहादी हैं वो सब अगर गाजी बाबा उनको बुलाए तो आपस में लड़ जाएंगे मरने के लिए। यानी इस तरह का उसका एक ओहदा है, जिहाद के लिए अगर कभी भी इन लड़कों को बुलाया जाए और गाजी बाबा उनको बुला रहा है तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर लेंगे कि नहीं पहले हम जाएंगे। तो इस तरह की उसकी एक इन्फ्लुएंस है इन सब लोगों में। जब ये सारी चीज़ें हुई तो गाजी बाबा टारगेट पे था सारी एजेंसीज के। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि अब हमें इसको कैसे भी करके पकड़ना है। और इसी के बाद बहुत बड़े एक मिनिस्टर थे, मंत्री थे भारत के, उन्होंने नाम दिया था गाजी बाबा को ओसामा ऑफ कश्मीर, यानी कि ये ओसामा बिन लादेन है कश्मीर का। तो पार्लियामेंट अटैक करने के बाद गाजी बाबा ये जानता था कि अब वो हिट लिस्ट में होगा सारी एजेंसीज के, और इसकी वजह से उसने अपने ना सिर्फ हाइडआउट्स को चेंज किया बल्कि अपना पूरा हुलिया बदल लिया था। उसने अपनी जो एक बहुत लंबी उसकी दाढ़ी हुआ करती थी वो भी काट ली थी। 1.5 साल करीबन अब यहाँ से निकल जाता है पार्लियामेंट अटैक के बाद। और इस 1.5 साल के बीच में गाजी बाबा ने उसके जो टेररिस्ट थे उसके ग्रुप के, उन्होंने कई सारे बीएसएफ के जवान्स को टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जानता था बखूबी कि बीएसएफ अब गाजी बाबा के पीछे है पूरी तरह से। इसने इंटेंशनली टारगेट करना शुरू किया बीएसएफ के जवान्स को। कई बार हर अगले दिन ऐसी खबरें आती थी कि हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन खैर अब जुलाई 2003 आता है। जुलाई 2003 बहुत ही क्रूशल समय था कश्मीर के लिए भी, क्योंकि वाजपेयी जी की विजिट होने वाली थी। पीएम वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी कश्मीर जाने वाले थे। बीएसएफ ने इस विजिट के लिए सिक्योरिटी पूरी तरह से अपनी तैनात करके रखी हुई थी और श्रीनगर के हर एक गली नुक्कड़ पे बीएसएफ के जवान तैनात थे। इसी बीच में कुछ जवानों को जो वहाँ पे अपनी जॉब पर थे, जो अपना वहाँ पे काम कर रहे थे, उन्हें एक गली से आता हुआ एक शख्स दिखता है, एक बहुत ही दुबला पतला सा लड़का, और बहुत ही नर्वस लग रहा था। जब इसको आता हुआ देखा तो जवानों को शक हुआ। उन्होंने उसको रोका और पूछा कि आखिर कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों इतना परेशान। तलाशी जब उसकी ली, उसकी शर्ट को जैसे ही खोला तो उसके बदन पर पूरी, उसके चेस्ट से लेके स्टमक पर सब जगह एक्सप्लोसिव्स लगाए हुए थे, बम धमाके, एक तरह सुसाइड बॉम्बर था ये। पूरे बदन पर उसके एक्सप्लोसिव्स थे। जब इसको पकड़ा गया, इससे तहकीकात की गई तो पता चला कि ये कश्मीर का है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान के फैसलाबाद से आया हुआ अंसार भाई है। अंसार भाई जो कि जैश ए मोहम्मद के साथ ही काम करता था। गाजी बाबा ने ही उसको यहाँ पे बुलाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी की रैली पर अटैक करने के लिए। एक बहुत बड़ा अटैक होने से रोका था यहाँ पे बीएसएफ ने। लेकिन अब अंसार हमारे पास में था। बीएसएफ के जवानों ने इससे तहकीकात करना शुरू किया, उससे इंटरोगेशन करना शुरू किया, और जब इससे पूछताछ की, शुरुआत में उसने कुछ भी बताने से मना किया, लेकिन जब सख्ती से पूछा गया उसके बाद उसने कुछ चीज़ें बतानी शुरू की। लेकिन फिर भी गाजी बाबा तक की इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल रही थी। इसके लिए एक ऑफिसर हुआ करते थे, एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिसर जम्मू कश्मीर पुलिस के। उन्होंने एक ट्रिक की। उन्होंने कहा इसको कि देखो तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो, बहुत ही ज़्यादा फिट लग रहे हो, और तुम्हारे लिए मतलब ये इस तरह की एक ट्रिक जो ऐसी होती थी वो कई बार सेमी लिटरेट जो मिलिटेंट्स होते थे इनके साथ में यूज़ करते थे हमारे स्पेशल फोर्सेस। तो उन्होंने कहा कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रहे हो, फिट लग रहे हो, तो अगर तुम यहाँ पे हमें जो भी हम चीज़ें पूछना चाहते हैं उसमें अगर कॉपरेट करो तो तुम्हें छोड़ तो दिया ही जाएगा, बल्कि पुलिस में जॉब भी दी जाएगी यहाँ पे कश्मीर के अंदर, और बहुत ही अच्छे ओहदे पर तुम्हें रखा जाएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद में, उसे अपनी बातों में लेने के बाद, जो अंसार भाई था जो कि एक सुसाइड बॉम्बर बन के आया था यहाँ पे, उसको अपनी बातों में ले लिया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि आखिर कहाँ से हो, क्या हो। तब उसने बताया कि मैं पाकिस्तान के फैसलाबाद से हूँ, जैश ए मोहम्मद के लिए काम करता हूँ। फिर पूछा गया एनएन दुबे के द्वारा, जो बीएसएफ के कमांडेंट थे उस समय। उन्होंने पूछा कि क्या तुम गाजी बाबा को जानते हो, क्योंकि एनएन दुबे का मेन टारगेट ही गाजी बाबा था उस समय, कि कैसे ना कैसे करके किसी भी कीमत पर इसे अब ख़त्म करना है, अति जो है वो हो चुकी है। उन्होंने पूछा क्या तुम गाजी बाबा को जानते हो। उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, मैं उसके हाइडआउट्स के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हर बार हमारी वायरलेस के ऊपर बात होती है दिन में 2 बार, एक बार सुबह 9:30 बजे और एक बार शाम को दोपहर में 3:30 बजे। ये जैसे ही इन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि अच्छा अगर ऐसा है तो अब तुम लगातार इसी तरह से उससे बात करोगे, चाहे तुम हमारे साथ में हो पर तुम्हें बातचीत करके कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है। इस लड़के ने बताया, अंसार ने, कि मेरा कोड नेम है 08 और गाजी बाबा का कोड नेम है 39। जैसे ही ये सुना यहाँ पे इन लोगों ने, तो जो वायरलेस को लगातार ऑपरेट किया करते थे, जो कि हर अगले दिन एक बीएसएफ के जवान थे गंधर्व कुमार नाम के, तो उन्होंने वो हर अगले दिन सुना करते थे इन सब की बातचीत, लेकिन कभी भी गाजी बाबा की आवाज़ कोई पहचान नहीं पाता था कि आखिर कौन सी आवाज़ गाजी बाबा की है। लेकिन ये जो कोड नेम था 39, जैसे ही गंधर्व कुमार ने सुना कि गाजी बाबा का कोड नेम 39 है,
और तुम्हारा 08 है। तो उनको याद आया कि ये कोड नेम तो मैंने काफ़ी बार सुना है और काफ़ी सारे लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है इस कोड नेम को, जब वो बोलते हैं कि जब भी कभी किसी सोल्जर की यहाँ पे मृत्यु होती है, जब भी वीरगति को हमारे सैनिक प्राप्त होते हैं, तो इस कोड नेम को एक मैसेज दिया जाता है कि मुर्गा टपका दिया है। इस तरह की बात जो थी ये लगातार हर बार किया करते थे इस कोड नेम से। और फाइनली अब ये कंफर्म हो चुका था कि ये जो 39 कोड है वो गाजी बाबा का है। ये सारी चीज़ें होने के बाद में करीबन 3:30 बजे के आसपास का जो शाम का इनका समय था बातचीत करने का, एनएन दुबे कहते हैं अंसार से कि तुम 3:30 बजे हर रोज़ अब बात किया करोगे गाजी बाबा से और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करके हमको यहाँ से दोगे। जैसे ही इन्होंने फिर से अपना वायरलेस ओपन किया 3:30 बजे के आसपास, अचानक से सामने से गाजी बाबा की ही आवाज़ थी, जो कोड 39 था वही यहाँ पे बात कर रहा था। और गाजी बाबा की आवाज़ जो थी वो किसी दूसरे शख्स से बात करते हुए ये कह रहा था कि 08 मिसिंग है, अलर्ट पर रहना। 08 यानी अंसार, जो कि अब बीएसएफ के साथ में था। तो ये वो समझ चुका था, बहुत ही तेज़ तर्रार था। उसने कहा कि 08 मिसिंग है, अलर्ट पर रहना। और इसी के साथ अंसार अब पूरी तरह से बीएसएफ के लिए काम करने लगा था। लेकिन खैर उससे जितनी जानकारी चाहिए थी वो अभी तक पूरी नहीं मिली थी। अंसार ने इसके बाद एक और चीज़ कही। उसने कहा कि मैं एक कारपेंटर को जानता हूँ, एक ऐसा कारपेंटर है जो कि जैश ए मोहम्मद के लिए हाइडआउट्स जो है वो बनाता है जम्मू कश्मीर में। देख रहे हैं आप, मतलब आप देखिए किस तरह से लोगों को इन्होंने डिप्लॉय किया होता है। एक कारपेंटर अलग है, एक खाना देने वाला अलग है, अलग अलग लोग इनकी कश्मीर के अंदर ही मदद कर रहे हैं। तो खैर उसने कहा कि एक कारपेंटर को मैं जानता हूँ जिसने हाइडआउट्स बनाए हैं ऐसे। अंसार से कहा गया कहाँ पे रहता है बताइए, उसको लेके आया जाएगा। जब इस कारपेंटर को ऑफिस में लेके आया जाता है बीएसएफ के बेस पर, उससे पूछा कि कहाँ कहाँ पे तुमने हाइडआउट्स ऐसे सीक्रेट बेसेस बनाए हैं और गाजी बाबा का कौन सा बेस है इनमें से। उसने कहा कि मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे जब भी ले जाया जाता था कहीं भी किसी भी जगह तो मुझे आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी। लेकिन एक जो हाइडआउट है वहाँ वो मुझे याद है, उसका एड्रेस, वहाँ पे मैं खुद से भी गया हुआ हूँ, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ। एनएन दुबे ने सीधा अपनी सेंट्रो कार के अंदर इस शख्स को डाला, इसको बिठाया और उस घर को आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे पहुँच जाते हैं। इस घर को आइडेंटिफाई जब किया गया था, इसके बाद ये नूरबाग इलाके में था कश्मीर के, और यहाँ पे इस घर को आइडेंटिफाई करने के बाद बीएसएफ के हेडक्वार्टर में एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है। कश्मीर के अंदर बीएसएफ के बेस पर एक प्रॉपर मीटिंग एनएन दुबे और उनके साथ ही जो साथ के ऑफिसर थे उनके द्वारा की जाती है। और फाइनली ऑपरेशन गाजी बाबा को लॉन्च करने का अब समय आ चुका था। तो अब ये 30 अगस्त 2003 की बात है। एनएन दुबे सुबह के 3 बजे उठकर अपनी बीएसएफ की टीम के पास पहुंचते हैं। वो टीम जो जाने वाली थी इस एनकाउंटर के लिए, ऑपरेशन गाजी बाबा के लिए, इस टीम में उन्होंने अपने साथ 9 और लोगों को रखा था, जिसमें उनके कुछ बहुत ही क्लोज एसोसिएट्स, उनके कुछ बहुत ही क्लोज कलीग्स सीपी त्रिवेदी थे, हिमांशु गौर थे, बीनू चंदन थे। ये सभी लोग ये समझ चुके थे कि आज करो या मरो वाली स्थिति है, हमको कैसे ना कैसे करके गाजी बाबा को आज तो ख़त्म करना ही है और इस ऑपरेशन गाजी बाबा को सक्सेसफुल भी बनाना है। सीधा जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं उस लोकेशन पे, तो उससे करीबन 1 मील दूर पर उतर जाते हैं, अपनी गाड़ियों को वहाँ पे रोकते हैं, जिससे कि रात का समय है, सुबह के 3 बजे इन्होंने शुरू किया है इस ऑपरेशन को, कोई भी आवाज़ इस तरह की ना हो जिससे कि भनक पड़ जाए उस गली में रहने वाले लोगों को, उस घर के अंदर जहाँ पे जाने वाले हैं टारगेटेड जो हाउस है वहाँ के लोगों को, या गाजी बाबा को, क्योंकि बहुत ही तेज़ तर्रार एक आतंकवादी हुआ करता था ये। तो 1 मील दूर पहले अपनी उतर जाते हैं, पैदल चलना शुरू करते हैं। सबको ये आदेश दिए गए थे कि कोई भी अपनी जो राइफल्स हैं, उनकी जो चेन्स हैं, या राइफल की किसी भी तरह की आवाज़, किसी भी और आपके शूज़ की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। बहुत ही धीरे आपको यहाँ पे चलना है। जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं, पूरे एरिया को घेरा जाता है, उस घर को घेरा जाता है। और इसके बाद में जब ये घर वो घेर रहे थे, सडनली उन्हें याद आता है कि ये वो जगह नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं ये जो घर है वो घर नहीं लग रहा है जो उस शख्स ने दिखाया था, जो कारपेंटर था। खैर कारपेंटर इस समय इनके साथ में था, गाड़ी में बैठा हुआ था। उसे एक बार दोबारा बुलाया जाता है, तब वो कहता है कि ये नहीं, दूसरा घर है। 2 घर छोड़ के ही ये समझ चुके थे एनएन दुबे कि ये जो दूसरा घर दिख रहा है इस पे हमें अटैक करना है, ये है गाजी बाबा जहाँ पे रहता है। पूरी तरह से इस घर को घेरा जाता है। एक सिग्नल भी मिला किस तरह से कि सडनली रात के 4 बजे के आसपास की ये बात थी, जब 4 बज चुके थे, उस घर के 3rd फ्लोर पे लाइट जलती हुई दिखी। एक बार लाइट ऑन हुई और उसके बाद ऑफ हो जाती है। ये वहाँ से सिग्नल था एक तरह से, ये आप ऊपर वाले का भी सिग्नल कह सकते हैं कि ये क्लियर हो चुका था कि यहाँ पे गाजी बाबा रह रहा है। खैर इसके बाद जैसे ये लाइट को उन्होंने देखा था, इस घर के अंदर टीम दाखिल होना शुरू करती है। बीएसएफ के हमारे जवान एनएन दुबे, सीपी त्रिवेदी, हिमांशु गौर, बीनू चंदन, ये इस घर में जैसे ही दाखिल होते हैं, धीरे धीरे करके जैसे ये ऊपर पहुँचते हैं 3rd फ्लोर पर, पहले नीचे उन्हें कुछ औरतें दिखती हैं, कुछ बच्चे दिखते हैं, लेकिन 3rd फ्लोर पर जैसे ही यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने देखा कि
कुछ भी इस रूम में है नहीं, यानी कि कुछ कुशन्स पड़े हुए हैं, एक ड्रेसिंग टेबल है, एक सोफ़ा पड़ा हुआ है, बाकी इसके अलावा कोई और शख्स है ही नहीं। जो नीचे लोग हैं वो भी औरतें हैं, बच्चे हैं, इसके अलावा कोई भी या ये कहें कि गाजी बाबा या इस तरह का कोई आतंकी यहाँ पे नहीं दिख रहा है। जैसे ही उन्होंने ये देखा, उन्होंने गुस्से में बहुत ही ज़्यादा इरिटेट एक तो फील किया। उसके बाद उन्होंने नीचे एक जवान को भेजकर कार से उस कारपेंटर को बुलाया और उसको ज़ोर से डांटते हुए पूछा कि क्या तुम हमें पागल समझते हो? कहाँ हैं ये सब लोग जो तुमने बताया था कि इस घर के अंदर होंगे, और इस गलती की वजह से कहीं दूसरे घर में वो हों और वहाँ से भाग जाएं, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये सारी चीज़ें देखते हुए कारपेंटर ने सिर्फ एक शब्द कहा। उसने कहा, साहब शीशा देखिए, जो ड्रेसिंग टेबल है वहाँ पे उसने इशारा किया। ये इशारा देखते ही जो बीनू चंद्रन थे उन्होंने लात मारना शुरू किया उस ड्रेसिंग टेबल पर, उस शीशे पर। पहली दूसरी बार में जब उन्होंने उस पर लात मारी है, अचानक से अंदर से गोलियों की बौछार और एक ग्रेनेड सीधा आके इस कमरे में जहाँ पे ऑफिसर्स खड़े थे बीएसएफ के, उनके पास आके गिरता है। दरअसल ये अंदर से जो कमरे में टेररिस्ट थे वो सब कुछ देख रहे थे, गाजी बाबा सब कुछ देख रहा था, इन सबको देख सकते थे वो लोग अपने टीवी स्क्रीन पर भी, और वो समझ चुके थे कि यहाँ पे अब ये एनकाउंटर के लिए आए हैं तो हमें कैसे भी करके बचना है। जैसे ही बीनू चंद्रन ने उस शीशे पर लात मारी थी, एक अचानक से बर्स्ट आता है गोलियों का, शीशे को तोड़ता हुआ। सामने जो बलबीर सिंह बीएसएफ के जवान खड़े थे, उन्हें पहली गोली लगती है, वो वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जो हैंड ग्रेनेड फेंका गया था वो इस तरह से एक्सप्लोड हुआ इतनी तेज़ कि एक और बीएसएफ के ऑफिसर थे, उनका पूरा हाथ खत्म हो गया था, उनका पूरा हाथ ही उड़ चुका था। एनएन दुबे जो थे वो भी उस ग्रेनेड एक्सप्लोजन से इतना ज़्यादा घायल हुए थे कि वो उठ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनका जो एक राइट हैंड था वो पूरी तरह से उन्हें ऐसा लगा कि वो अलग हो चुका है, लेकिन लेफ्ट हैंड से उन्होंने लगातार फायरिंग करना शुरू किया। करीबन 14 गोलियां लगातार एनएन दुबे ने अपने लेफ्ट हैंड से चलाई। बाकी ऑफिसर्स थे उन्होंने भी ये सब काम, ये फायरिंग करना शुरू रखा। अंदर जो भी लोग थे, जो टेररिस्ट थे, उनकी तरफ से फायरिंग हो रही थी, लेकिन इस समय अंदर से एक और ग्रेनेड फेंका जाता है जो कि सीधा एनएन दुबे के पैर के पास आके गिरता है। उन्होंने जल्दी ही अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस ग्रेनेड को दोबारा से अंदर फेंका, अपनी लात से उन्होंने उसको अंदर धक्का दिया, और जैसे ही वो अंदर फटता है शांति हो जाती है पूरे में, मतलब एक सन्नाटा पूरे रूम में छा जाता है। और उसके बाद अंदर से गोलियों की आवाज़ ख़त्म हो गई थी। अंदर जब जाके देखा गया, नीली शर्ट पहने एक शख्स उल्टा पड़ा हुआ था बिस्तर पे नीचे। बाकी और जो आतंकी थे वो भी यहाँ वहाँ दिख रहे थे, लेकिन सभी डेड थे, पूरी तरह से मारे जा चुके थे। ये सारी चीज़ें देख के मोशनलेस इन सभी लोगों को देखने के बाद जो ऑफिसर्स थे वो नीचे आते हैं, बाकी लोगों को ऊपर बुलाया जाता है, पूरे छानबीन की जाती है। छानबीन के अंदर 20 RDX बॉम्ब, 22 डेटोनेटर्स, 4 रॉकेट्स और सैटेलाइट फ़ोन यहाँ से इस कमरे से बरामद हुए थे। लेकिन ये बॉडी आखिर किसकी थी जो नीली शर्ट में आदमी था? इसके लिए कुछ और पुराने मिलिटेंट्स जो थे, फॉर्मर मिलिटेंट्स, उनको बुलाया जाता है, उनसे इसके शक्ल की, इसके चेहरे की पहचान कराई जाती है, और तब जाके फाइनली पता चलता है कि आखिर जिसको अभी अभी हमने मारा है वो और कोई नहीं, कश्मीर का उसामा कहा जाने वाला गाजी बाबा है। तो ये था दोस्तों आज का एपिसोड। गाजी बाबा की खैर जो बॉडी थी उसको किसी ने भी क्लेम नहीं किया, यहाँ पे कोई भी आगे नहीं आया उसकी बॉडी क्लेम करने के लिए। एनएन दुबे जो थे उनके इस वीरता के कार्य के लिए उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, और ये बीएसएफ का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन कहा जाता है कश्मीर वैली के अंदर, जिसमें गाजी बाबा को ख़त्म किया गया था। एक नासूर बन चुका था जो शख्स, जो आतंकी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। तो ये आज का पूरा एपिसोड था। आप अभी जब ये मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें किस तरह से चीज़ें दिखाई हैं और एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो सारी चीज़ें आज अपने आपको बता दी हैं। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा, और हमारी जो कम्युनिटी बिल्डअप हो रही है टेलीग्राम पर, वहाँ पे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं फैक्ट्स विद वरुण जौहरी चैनल पर। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप बातचीत कर सकते हैं। आपकी जो रिक्वेस्ट है उनको भी लिया जाएगा। ऐसे और भी वीडियोज़ आपके लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।